जैसा कि सभी लोगों ने देख लिया होगा, यूपी टीजीटी का जो जीके जीएस का सिलेबस था वो जारी हो चुका है। ऑब्वियसली आपके पास पहुंच चुका होगा। उन्हीं के बारे में पहले चर्चा करना है। देखिए, जरूरी ये नहीं कि हम कितना ज्यादा पढ़ ले रहे हैं, पहले जरूरी ये है ना कि सिलेबस को समझना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। अब जीके जीएस का सिलेबस सभी को पता है कि भाई जीके जीएस आएगा, बट क्या आएगा, कहाँ से आएगा, ये बहुत कम ही लोगों को पता होता है। अब इन्होंने सिलेबस को जारी ही कर दिया है, तो भी कहीं ना कहीं सब लोगों को ये डाउट ही होगा कि कौन सा टॉपिक से कहाँ कितना आ सकता है, क्योंकि जो ये जारी करते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। अगर हिस्ट्री पूछा जाएगा तो हिस्ट्री दे देंगे, ज्योग्राफी पूछा जाएगा तो ज्योग्राफी दे देंगे। सर जीके का क्वेश्चन रहेगा। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। जीके अगर भाई 30 क्वेश्चन आपको आएगा, उसी पे तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग ना। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जीके जीएस का 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और हम उन्हीं 30 क्वेश्चनों की बात करेंगे, या फिर कहा जाए कि जो आयोग ने सिलेबस जारी किया है उसी पे चर्चा करने वाले। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से अधिक क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, ठीक, तो उसी की चीज हम बात करने वाले हैं। चलिए, अब देखिए, जैसा इन्होंने दे दिया है भाई कि जो यूपी टीजीटी है और पीजीटी है, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। दोनों का सिलेबस क्या है, वो सेम ही है। सेम का मतलब है सर जो टॉपिक। सर इसके लिए हम हुसैन का बुक ले लें। देखिए, अभी अभी मैं बता रहा हूँ जय। देखिए, अभी थोड़ा सा वो रखिए, मैं बताता हूँ कि क्या कैसे करना है आपको, ठीक है। ठीक सर। भाई टीजीटी और टीजीटी दोनों जगह पूछा जाएगा, और जो टॉपिक है दोनों में सेम ही है। अब कौन कौन से टॉपिक है, इस बात पे चर्चा करना है। कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, हमें इतना पढ़ना चाहिए कि पूरा का पूरा सिलेबस हमारा तैयार हो जाए, और उतना ही पढ़ना है जितना इन्होंने सिलेबस में किया है। सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है, उतना याद कैफेगा। वैसे तो जीके जीएस का सिलेबस होता ही ऐसा टफ होता है थोड़ा सा, कि लगता है कितना आएगा, बट हो सकता है उससे ज्यादा पूछ सकते हैं। बट मैंने क्या कहा कि लिमिटेड चीज ही पढ़नी है, हमको मैक्सिमम कवर ना करना है ना। अगर मैक्सिमम चीजें कवर करनी है तो हमें चलना है किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा कहा जाए कि सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो पहला टॉपिक है यहाँ पे इन्होंने दिया है भाई, समसामयिकी। नमस्ते सर। ये नमस्ते। हेलो सर, ये कह रहे हैं नया अपना सिलेबस दिया है, इसके अनुसार करवा दो सर। कौन सा सिलेबस, ये सिलेबस दिया है ना। और जो सर ये पुराना पढ़ा दिया है उसका। देखिए, अरे मैं उसी की बात करने वाला हूँ, कुछ अलग नहीं आएगा। अभी समझिए, पहले सिलेबस को एक बार समझ लीजिए। मैंने इसीलिए कहा कि सिलेबस को समझिए पहले। जो पढ़ा है वो बेकार नहीं जा रहा है, पढ़ना वही है हम लोगों को भी, कुछ बाहर नहीं पढ़ना है। अब हम बताएंगे ना कि कौन कौन से टॉपिक किस किस तरीके से आया है, या फिर कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आपके जो एग्जाम है वहां पे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अभी सभी लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, समझ जाइए पूरा पूरा सिलेबस, फिर उसके बाद बात करेंगे। मैंने क्या कहा, पहला जो है समसामयिकी। समसामयिकी का मतलब क्या है, करंट अफेयर, जो करंट में इवेंट, जो चर्चाएं रोज होती हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है ना, करंट अफेयर की। तो ये जो करंट अफेयर है पहला यूनिट है। अब इसमें इन्होंने चीजों को थोड़ा सा बांट दिया है, तो ये चीज थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि हमें वही चीज पढ़ना है जो इन्होंने दे रखा है। अब इन्होंने कहा भाई कि राज्य, राज्य का मतलब कि राज्य से संबंधित जो भी करंट इवेंट है, चाहे वो कोई पुरस्कार हो, चाहे घटना हो,
चाहे कोई योजना हो, मतलब जो भी चीजें उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो यूपी स्पेशल या फिर कहा जाए यूपी की जो भी करंट अफेयर है उनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ डाल दिया राज्य, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछना राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व, मतलब जो नेशनल इंटरनेशनल जो भी घटनाएं होंगी उनके बारे में हमें चर्चा करना। तो हम करंट अफेयर को बताया था ना, करंट अफेयर हम लोग वीक में, हमारा एक वीक का होगा करंट अफेयर होगा, एक दिन करंट अफेयर होगा, वो चाहे वो वीक का होगा चाहे एक महीना पहले से स्टार्ट करेंगे, कितना, एक महीना पहले से स्टार्ट करेंगे। बट कुछ इवेंट ऐसे होंगे जो पुराने भी होंगे, जैसे ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, वहां का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है उसकी बात करते हैं। तो हमने कहा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी बात करेंगे, चाहे वो भारत की बात होगी चाहे भारत के बाहर की बात होगी। चर्चित व्यक्तित्व, अब चर्चित व्यक्तित्व का मतलब जो चर्चा में कोई पर्सनालिटी होगा उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। कोई पर्सनालिटी का मतलब जैसे कोई क्रिकेटर है, हाल फिलहाल में उसकी डेथ हो गई तो उसको ध्यान में रखना ही रखना। कोई ऐसा सिंगर है या फिर कोई कहा जाए कि नेता हो चाहे अभिनेता हो चाहे जो भी हो, ठीक है ना। तो चर्चित पर्सनालिटी मतलब चर्चित व्यक्तित्व मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर किसी अवार्ड से नवाजा गया हो उसको, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चर्चित व्यक्तित्व का मतलब यही है, जो भी फेमस पर्सनालिटी होगी इस टाइम में उनके बारे में हमें बात करना है, ठीक है। और फिर हो गया आपका खेल, स्पोर्ट्स, इसका मतलब है स्पोर्ट्स एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। वो एक क्यों होगा, वो इसलिए कि टॉपिक बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा तो नहीं पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से आना ही आना है, करंट अफेयर का कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। तो ये तो हो गई करंट अफेयर की बात, ठीक है। हमने क्या कहा, स्पोर्ट्स से पूछेगा, फेमस पर्सनालिटी, फिर स्टेट से भी पूछेगा और नेशनल और इंटरनेशनल जो भी घटना होंगी उनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा जो इन्होंने इसमें दे दिया है, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। भारतीय इतिहास, अब भारतीय इतिहास का मतलब वो चाहे एंशियंट हो चाहे मॉडर्न हो चाहे मेडुअल हो, क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लेगा क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा वहां पर। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटी, ठीक है ना, कौन सी, पॉलिटी, पॉलिटी से ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब पॉलिटी से चाहे वो संविधान का बैकग्राउंड हो चाहे वो कोई आर्टिकल हो या फिर उसके संविधान का कोई भाग हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है पॉलिटी से क्वेश्चन पूरी पूरी पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं आएगा, जो क्वेश्चन होगा वो लेवल में ही बनेगा, भले ही लेंदी बना दे बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन को डेप्थ में नहीं पूछेंगे। लेंदी हो सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो लेंदी होगा बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो मैंने कहा था भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री, खाली इंडियन हिस्ट्री आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएगी, याद रखिएगा कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ने लगे। इसीलिए अभी मैं बताने वाला था ना, जो आप लोग किताब के बारे में बात करते, तो किताब को इसीलिए नहीं प्रेफर करता क्योंकि वो किताब ऐसी है ना कि आप पढ़ने बैठोगे नहीं पढ़ पाओगे। तो कोशिश ये रहे ना, जो हम आपको दे रहे हैं ना आप उतना पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कुछ बाहर जाने वाला है। हम आपको किताबें बता देंगे जरूर, मगर किताब से कोई मतलब नहीं होगा, लूसेंट मेल हो गया, तो इतनी ही पतली भले ही होती है, मगर एक उसका कहा जाए कि टॉपिक आप कंप्लीट कर लो, कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अभी हम उस पर बात कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं।
फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो चाहे बैंकिंग से हो, आरबीआई, या फिर बात करें जो आपकी योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजनाएं। अब देखिए इकोनॉमी यहाँ पे दिया है ना, एक चीज याद रखना, जो पंचवर्षीय योजना है, क्या पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आना ही आना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, किससे, ये अर्थव्यवस्था। ये पंचवर्षीय योजना थी, 1951 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, और 2015 तक चला था। सबकी बात करेंगे, हर एक चीज, ठीक है ना, कोई छूटेगा नहीं आपका। तो मैंने क्या कहा कि इंडियन इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, कम से कम, कम से कम। फिर देखिए भारत का भूगोल क्या है भाई, भारत का भूगोल जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है ना, वो यही टॉपिक है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी। क्या पढ़ रहे हैं भाई, इंडियन जियोग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी जो लोग कंटिन्यू हैं उनको पता हो गया होगा भाई कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, और मैक्सिमम टॉपिक जो लेंदी टॉपिक थे हमने उसको कवर भी कर लिया है। अब ज्योग्राफी में कुछ गिने चुने ही जो कहा जाए कि टॉपिक होंगे, जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे, जो स्टैटिक ज्योग्राफी से होंगे, वही बचा होगा। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर हमने पढ़ लिया, क्लाइमेट अभी बाकी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ और भी टॉपिक ऐसे छोटे छोटे से होंगे, जैसे ज्वालामुखी, सुनामी, झील, नदी हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। और वो भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी हमें नहीं पढ़नी है। हमें विश्व की नदियों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें विश्व के झील के बारे में नहीं पढ़ना, हमें महाद्वीपों के बारे में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि खाली भारत का भूगोल आएगा। क्या आएगा, भारत का भूगोल, इसीलिए विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ टॉपिक, आप सिलेबस को पहले समझिएगा। अभी आप किताब ले लोगे, एक पता लगे एक तरीके से पढ़ने चले जाओ, लास्ट तक नहीं खत्म हो पाएगा, कुछ नहीं खत्म होगा, खत्म नहीं, क्या समझ में ही नहीं आएगा। तो कोशिश ये रहे कि जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ बार बार इसी चीज कह रहा हूँ, वही चीज पढ़िए, इससे ज्यादा बाहर मत पढ़िए। और जो कोचे का है ना, वही सिलेबस है कि पार नहीं इसमें। चाहते तो हम भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देते कि नहीं, मगर नहीं, इंडियन ज्योग्राफी से ये पढ़ाया, क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा है, चाहे वो ये पलटी हो, चाहे ऐसे बहुत सारे हो गए, जिनका सिलेबस लगभग लगभग यही रहा है, ठीक है। तो भारत का भूगोल हम लोग अभी क्या कर रहे हैं भाई, प्रेजेंट टाइम में हमारा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर एक चीज को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे क्या क्या बता दिया, देखिए भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, एलटी ने भी सेम यही था, एलटी ने भी यही था। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री की बात करें और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब एक तो पूरी पूरी हिस्ट्री हो गई, और एक आपका 1857 की क्रांति जब आपकी स्टार्ट होती है, या फिर उससे पहले कुछ जो आपके गवर्नर वगैरह थे वहां से स्टार्ट होगा, और आजादी तक, भारत जब तक आजाद होता है तब तक की कहानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। और यहाँ पे जो भारतीय इतिहास है ना, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, हर एक कहा जाए कि एम्पायर की बात करेंगे, हर एक जो भी काल रहा, हर एक काल की बात करेंगे, बट हम बहुत ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी उसको लेके चलते रहेंगे। हमें पूरी दुनियादारी नहीं पढ़नी, हमें पढ़ना उतना ही है जितना हमारा सिलेबस में कहा जाए कि पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये हो गया इंडियन हिस्ट्री की बात। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान, पूरा भारतीय संविधान, आर्टिकल, भाग, ठीक है ना, ये सभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, जो भी अमेंडमेंट हुए। फिर राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित, विधिक एवं संवैधानिक विकास। अब इनको
इस तरीके से बांटा है ना कि हमें हर टॉपिक को कवर करना ही करना है। अब संविधान से हमने क्या कहा, जो भी आर्टिकल हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उनको पढ़ना ही पढ़ना। बट इन्होंने क्या किया, राज व्यवस्था के बारे में मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शैक्षिक व्यवस्था इन्होंने दिया है तो मतलब डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास, जो संविधान का विकास किस तरीके से हुआ है, और जो विधिक विकास, विधिक का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कानूनी, ठीक है ना। तो ये भी उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया, भाई इतना टॉपिक इसमें से पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था दे दिया है, जिसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में, अरे भारतीय अर्थव्यवस्था जो एक टॉपिक ऐसा है ना कि इसको आप जितना पढ़ोगे कम है। बट मैंने क्या कहा, कुछ चीजें जो हरदम पूछी जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था से, जो पंचवर्षीय योजना होती है वो पूछी जाती है। क्या पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स से जो करंट के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। बजट हुआ, जैसे बजट पास होता है, चाहे यूपी का बजट हो चाहे भारत का बजट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्कीम, तो योजनाएं होंगी, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था दिया है तो इसका मतलब है इसका क्वेश्चन ये करंट में उठा के दे सकते हैं। होगा तो वो किसका, इकोनॉमिक का ही, बट पूछा किसमें जाएगा, करंट में पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भारत का सामान्य भूगोल। अब भारत का सामान्य भूगोल उन्होंने दे दिया। सामान्य भूगोल का मतलब क्या, मतलब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी जो भी है उसको हमें बेसिक पढ़ना है। और जितने क्वेश्चन हमने बता दिए ना, मैं अभी भी गारंटी के साथ कहता हूँ जितना मैंने बताया ना, वहां से एक क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 110%, जो 4-5 टॉपिक अभी बताया ना वहीं से ही। और हो सकता है कि जो पहला टॉपिक होगा हमारा ना, जो पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था ज्योग्राफी का, जो पहला टॉपिक था हमारा, वहां से ही एक क्वेश्चन पूछेगा। मैं बार बार इसलिए वहां पे इंडिकेट करता हूँ, वो वाला टॉपिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। पीडीएफ भी दे दिया है, क्लास को दोबारा से पढ़िए, ठीक है ना। नहीं भी समझ में आएगा तो हम एक बार कोशिश कर रहे, ये रहेगा कि रिवीजन पूरा का पूरा होगा। तो साथ में बने रहिए, कंप्लीट तो हम करवाएंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, जनसंख्या। अब भूगोल में ही जनसंख्या पूछा जाएगा, ठीक है ना। जनसंख्या जो 2011 में आपका जनगणना हुआ था, उसी पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अभी इसके बाद तो कोई जनगणना हो ही नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो चाहे डेंसिटी होगी, चाहे मैक्सिमम जनसंख्या की बात करेगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भारत का सामान्य भूगोल और जनसंख्या, ये हमारा टॉपिक हो गया। अगला जो है सामान्य विज्ञान, सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान, अब सामान्य विज्ञान का मतलब ये 10th लेवल की ना, जो 10th लेवल की साइंस होगी, जो 10th लेवल की साइंस होगी, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स, ठीक है ना। अगर हम बात करें, जब इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे एलटी के लिए, तो आप, मैंने बताया था एलटी पे जो भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़े थे वहीं से आ गए थे, कुछ बाहर पानी। तो इसमें बेसिक अगर हम जितना पढ़ लेंगे उससे ज्यादा फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। बेसिक ही पढ़नी है बस, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है ना। बेसिक का मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम चीजें को देखते आ रहे हैं ना, वो उसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे दिया सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी। अब ये क्या है, सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी मतलब कहा जाए कि ये आईटी या फिर कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर होगा वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इसको भी इन्होंने डिफाइन कर दिया। सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं तो सामायिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। सामायिक मतलब
जो हमारे डेली रूटीन का होगा या फिर करंट से मतलब रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण होगा चाहे प्रौद्योगिकी होगा। ठीक है, देखिए अगर पर्यावरण की बात करें चाहे प्रौद्योगिकी की बात करें, मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पूछेगा, तो पर्यावरण तो हमारे भाई जीवन का हिस्सा है, प्रौद्योगिकी वो भी है, तो क्वेश्चन यही से ही पूछेंगे। ठीक है ना, इसी के इर्द गिर्द ही पूछेंगे, तो हमें उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। पूरी हमें फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा पढ़ना नहीं। ठीक है, फिर दूसरा दिया हुआ है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य, अब मानव स्वास्थ्य की बात करें तो आप पढ़े होंगे इसको आप फिजिकल एजुकेशन में भी, कि भाई स्वास्थ्य में चाहे डिसीज हो, चाहे इसके कॉजेज हो, चाहे बात करें कि इसके निवारण हो, वो सब कुछ यहाँ पे पूछा जा सकता है। मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक है ना, वही चीज है। निवारण क्या हो जाता है, स्वच्छता हो जाता है। मानव स्वास्थ्य कॉजेज हो जाते हैं। फिर विटामिन, तो ये सब तो आपको पता ही होगा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की खोज किसने की, कि कौन सा विटामिन किसके लिए होता है, तो ये तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्या है, रोग की बात करते हैं। एक चीज और क्या था थोड़ा सी रोग, डिसीजेस, तो डिसीज से भी क्वेश्चन, मतलब अगर दिया है तो डिसीज से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फिर अलबत्ता जन्य रोग, हार्मोन, एंजाइम। अब ये वाला टॉपिक तो अगर कहा जाए ना, ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट होगा, कंप्लीट ही होगा भाई। आप लोग तो पढ़ते आ रहे हो हमेशा इसके बारे में, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। एक आध दो क्वेश्चन आ जाएगा तो भाई अच्छी बात है। एलटी में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन, ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तो ये अलग तो आपके लिए मतलब कह गए एक नंबर आपका प्लस है। एक या दो भी पूछ सकता है, दो भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए अगर हम कहें कि ये सिलेबस बहुत ज्यादा उस हिसाब से नहीं बढ़ा, जिस हिसाब से इसका था आपका एलटी का था, ठीक है ना, उस हिसाब से थोड़ा सा छोटा ही है। तो क्वेश्चन जो है हर एक जो जो टॉपिक जिन्होंने दिया ना, दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एलटी ने मैथ पूछा था तो मैथ यहाँ पे नहीं है, उसका मतलब है 30 क्वेश्चन है तो अच्छा ही खासा होगा फिर वो। कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली, बेसिक कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का मतलब है जैसे एक तो स्ट्रक्चर, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, या फिर बात करें हम लोग जो अभी चल रहा है, कुछ हो सकता है एआई से, कुछ प्रेजेंट टाइम में जो एआई यूज हो रहे हैं, उनसे भी क्वेश्चन वो पूछेगा। तो यहाँ पे दिया इन्होंने कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली। इंटरनेट शब्दावली का मतलब कुछ ऐसे शब्द पूछ लिए जाएंगे, मतलब उसका आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि फुल फॉर्म दे दे। जैसे बेसिकली जब कंप्यूटर वगैरह बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते थे, तो रैम रोम बहुत पूछा जाता था। रैम का फुल फॉर्म बताइए, रोम का फुल फॉर्म बताइए, ई प्रोम क्या है, ई प्रोम क्या है, ऐसे बहुत सारे वो थे। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म, यूआरएल का फुल फॉर्म, ठीक है, डीएनएस का फुल फॉर्म, ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इंटरनेट शब्दावली, यहाँ पे इन्होंने इंटरनेट जोड़ा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो इंटरनेट एक टॉपिक है, वहां से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका वो डायरेक्ट पूछेगा कि मतलब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो ये चीज भी हमें पढ़ना हो, तो ये तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल का मतलब है पढ़ा तो नहीं हो आपने, जल्दी जो पढ़ा होगा तो उसके लिए तो प्लस है, मगर जो नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया ना, दो क्वेश्चन तो हो सकता है पूछेगा, कितने, कम से कम दो क्वेश्चन पूछेगा। फिर आईसीटी के अनुसार, अच्छा आईसीटी के अनुसार अनुप्रयोग, मतलब इसके कुछ कहा जाए कि एप्लीकेशन, ठीक है ना, आईसीटी के कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे पूछ सकता है। और लास्ट टॉपिक है शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास। ठीक है ना, शिक्षा की जो कहा जाए कि प्रौद्योगिकी है उसमें क्या विकास रहा,
ठीक है ना, कंप्यूटर का। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो गया। क्या है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब इसमें किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आता सर ये चीज क्या होगा, तो वो चीजें हमसे पूछ सकता है। कुछ भी सिलेबस से संबंधित कुछ भी अगर किसी को डाउट लग रहा है कि ये यहाँ पे दिक्कत है, तो वो चीजें पूछ लीजिए। क्योंकि मैंने क्या कहा, सिलेबस डाउटफुल नहीं होना चाहिए, सिलेबस एकदम क्लियर रहे। और इस सिलेबस को आप नोट करके घर पे कहीं चिपका लीजिए। भाई जो एकदम से लगा हुआ है कि हमें अपनी एक सीट चाहिए ही चाहिए, तो इस चीज को दिमाग में छाप लीजिए। इस चीज को कहीं एक नोट बना के घर के सामने लगा दीजिए, जहाँ स्टडी करते हो वहां लगा लीजिए। क्योंकि दिमाग में एक माइंड सेट रहेगा कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या हमने पढ़ लिया है, क्या क्या अभी बाकी रह गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा सर अपनों दिमाग में आप सब्जेक्ट से कठिन तो जीके ही लगता है। देखिए, मैंने क्या कहा, जीके के टफ कुछ भी नहीं है। अगर सोचिए कि कोई व्यक्ति जीके जीएस पढ़ के जो भारत की सबसे बड़ी एग्जाम आती होता है वो क्वालिफाई करता है, तो आप समझ सकते हो कि जीएस कितना डिफिकल्ट होना है। सर इतना एग्जाम तक हो जाएगा क्लियर? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, अगर आप कंटिन्यू लोगोगे तो हर कुछ क्लियर हो जाएगा, बस पे आपको लगना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कुछ टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ के निकल गए तो ये चीज अभी भूल जाइए अभी। क्योंकि पूरा का पूरा कंपटीशन अब यहाँ पे डिपेंड करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि फिजिकल एजुकेशन सब एकदम मास्टर है। यहाँ पे जिन्होंने स्कोर अच्छा किया वो एक सीट पक्की करेगा। अब मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ, जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको रिवीजन जरूर करिए भाई, बार बार जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। हम पूरा पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, मगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप उस चीज को अचीव नहीं कर रहे हो, तो हमारा सब कुछ जीरो हो जाएगा। हमारा पढ़ा पढ़ाया तो सब जीरो हो जाएगा। तो जो टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम ये समझ लीजिए कि हमने क्या क्या उसका एक लेआउट बनाया है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका लेआउट ही तैयार करना। अगर हमने कहा कि भारत एक सामान्य अध्ययन, तो भारत के बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। कर्क रेखा क्या है भाई, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, भारत की बात कर रहे हैं, सिर्फ भारत के अंदर की बात कर रहे हैं। या फिर बात करें कि भाई हमने शुरुआत में भारत के पड़ोसी देशों की बात की, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से सटे हुए हैं, बाउंड्री लाइन की बात की, चैनल हुआ, जल्दी हुई, जितनी भी चीजें हैं, मैंने क्या कहा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसको अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीजें आपको दिक्कत आएगी। अगर किसी भी टॉपिक को आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारा अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आ रहा, हम दोबारा से पढ़ा देंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा, जिस दिन संडे को कहेंगे तो आप संडे को हम पढ़ा देंगे, मगर पढ़ेंगे तब फॉर्मेलिटी के लिए सर कि हम जी। जैसे सर हम बाद में जुड़े हैं तो जो पहले का क्लास है तो वो सर कैसे मिलेगा? देखिए मैंने, आप ग्रुप में एक्टिव रहा करिए तभी लोग, मैं बार बार ये कहता हूँ ग्रुप में आप एक बार देख मैसेज जो भी जा रहा है तो कम से कम देखिए क्या मैसेज आया। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भेजी है, जियोग्राफी की पूरी पूरी प्लेलिस्ट भेज दी है। अगर कब भी नहीं समझ में आता है तो मैं एक एक वीडियो फिर से डाल दूंगा। एक जियोग्राफी की मैंने पूरी की पूरी क्या बनाई है, प्लेलिस्ट है, क्या है, प्लेलिस्ट है। अब उस प्लेलिस्ट में जब भी जाओगी मैं आज फिर से उसमें डाल दूंगा जियोग्राफी, ठीक है ना। जो प्लेलिस्ट होगी जब मैं आपको सेंड करूंगा उसमें ना, जैसे ही क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी वीडियोस आपको नजर आ जाएंगी। वो सीक्वेंस ही है, एक दो वीडियो पुरानी होंगी, वो भी ऐसा नहीं कि वो आपकी यूजफुल नहीं है, सब यूजफुल है। आप कुछ भी पढ़ोगे सब कुछ यूजफुल है, बट कुछ वीडियोस हैं, दो तीन वीडियोस के बाद आपकी रेगुलर वीडियोस हो जाएंगी, जो हम रोज अभी पढ़ा रहे हो। तो वहां से आपको सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा बकायदा उसका आपको थंबनेल वगैरह लगा हुआ है, आप थंबनेल में पढ़ लोगे भाई हाँ पहला टॉपिक क्या था, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन पहला दूसरा तीसरा, तीन फिर क्लासेस भी में थी। जो पीडीएफ से लिख लिया है वो नहीं काम करेगा? उसमें भी समझ में आ रहा है पीडीएफ वाला।
देखिए मैंने क्या कहा है कि आपको समझना है कुल मिला के। पीडीएफ तो इसीलिए दिया जा रहा है, मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, फिर उसके बाद पीडीएफ आपको इसलिए दे दिया जाता है ताकि आप नहीं नोट कर पाए हो तो पूरा का पूरा पीडीएफ आपके पास है, वहां पढ़िए। और पढ़ने के बाद उस चीज को फिर अपने लैंग्वेज में एक नोटबुक बनाइए, अपने लैंग्वेज जो आपके दिमाग में सेट है, बस उसी को लिखते चलिए। एक टॉपिक तैयार करिए, फिर उसके बाद उस टॉपिक का नाम लिखिए, फिर जो चीजें हमने पढ़ाई हैं उसको वन लाइनर के तरीके, वो किसी भी तरीके, बट अपने कहा जाए कि लोकल लैंग्वेज में जो आप जानते हो, जो आपका दिमाग कह रहा है, उसी हिसाब से उसको लिखते चलिए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम में जब आप पेपर देने जाओगे तो वहीं पे कहा जाए कि जो आपका रामबाण वो होगा, एक दवा के तरीके, जड़ी बूटी के तरीके काम करेगा, लास्ट में उठाना है आपको, फिर चीजें समझना नहीं है। जब आप देखते जाओगे कि मैंने ये लिखा है तो वो अपने आप दिमाग में सेट होता चला जाएगा। अब पीडीएफ क्या है, पीडीएफ तो मैंने दे दिया है, ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है, 2-4 दिन होगा, आप वो दूसरा तैयार करोगे तो वो कहीं ना कहीं दिमाग से पकता चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो चीजें आप पढ़ रहे हो उस चीजों को लिखते चलिए, जितना लिखोगे चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो कोशिश यही रहे कि हर एक चीज को समझिए। अगर पीडीएफ में कुछ चीजें नहीं समझ में आती, जैसे कुछ लैंग्वेज होता नहीं समझ में आता है, तो क्या करिए, डायरेक्ट वीडियो देख लीजिए तो वहां समझ में आ जाएगा। और वैसे मैंने जो पीडीएफ बनाई है ना, वो बहुत इजी लैंग्वेज में बनाई है, आप देखोगे तो जो चीजें मैंने पढ़ाई होंगी और लगभग लगभग उसी लैंग्वेज में वो पीडीएफ बनी होगी, उसका कुछ ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको न समझ में आता हो। मेन मेन वाला भी सर तो एक जगह लिख दिए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या कहा अभी, हर एक चीज को आप जब पीडीएफ को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यदि ये चीज तो ऐसी है। और लास्ट में उसका हम रिवीजन करके भी लिखे हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी लिख के रख दिया। जब भी आप पीडीएफ खोलोगे लास्ट में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो समझ में आ जाएगा। अब मैं बुक इसलिए नहीं प्रेफर कर रहा हूँ, लूसेंट बुक जो है ना, है बहुत अच्छी, मगर वो रिवीजन के लिए अच्छी नहीं है। एक बार पढ़ोगे लास्ट टाइम इतना सारा कंटेंट हो जाएगा ना कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, अरे क्या पढ़े अभी क्या ना पढ़े। तो पीडीएफ इसीलिए प्रोवाइड करा रहा है, वहां पे लास्ट में आपको एक रीजन वन लाइनर में मैंने कुछ दे दिया है कि आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये ऐसा होता है, ये चीजें ऐसी होती है। तो इतनी अगर मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी इतना मेहनत करिए, ठीक है ना। हमारी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। हम तो हर एक तरीके से कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग हैं सब लोग ऐसे सर जीके में अपना अपना सिलेबस इतना बड़ा है ना कि कितना पढ़ो टाइम ही कम पड़ा रहता है, तो इसलिए सर जैसे बहुत दिक्कत होता है। देखिए वो आपके लिए ही नहीं, वो सबके लिए दिक्कत होने वाला। जितने लोग हैं भाई, ये बताइए जीके जी सभी के लिए होगा। तो अब स्ट्रेटजी मैंने क्या कहा, स्ट्रेटजी आपको बनानी है कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। अब सभी लोग कंपटीशन बैठेगा, बट कौन किस तरीके से तैयारी कर रहा है, किसकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस तरीके से हमें पढ़ना है भाई हमें 30 नंबर में मैक्सिमम नंबर हमें यहाँ पे अचीव हो जाए। और जो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे लेके आया तो भाई सिलेक्शन तो श्योर है इसका। तो कोशिश यही करिए कि किसी भी तरीके से जो टॉपिक है उनको थोड़ा सा करना है अच्छे से, ठीक है। अभी तो मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं आया है, मगर ये मान के चलिए कि जो एग्जाम आपका होने वाला है वो आपका दिसंबर में ही होगा, ठीक है ना। कब होगा, दिसंबर में ही होगा, ठीक है। दिसंबर में ही आपका मान के चलिए। और आपके पास कितने टाइम बचे हैं, अगस्त चल रहा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने। और 4 महीना कहा जाए तो 3 महीना भी बहुत है। अगर आप जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए उस तरीके से आप लोग लग जाओगे तो ये हम लोग कंप्लीट भी करेंगे और रिवीजन भी इसका कर लेंगे। बशर्ते क्या है कि आप लोगों को लगना है, आप लोगों को भाई किसी भी तरीके से 1 घंटे 1.5 घंटे रोज निकालना है क्लास के टाइम, उसके अलावा 1 घंटे जहां पे मिल जाए रिवीजन कर डालिए। मैंने क्या कहा, पढ़ने के साथ साथ अगर रिवीजन नहीं करोगे तो तब कुछ जीरो होने वाला है। तो रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, जो भी चीजें हम पढ़े उसका रिवीजन एक बार डेफिनेटली कर लें, ठीक है।
अब यहाँ से किसी को कोई समझ में ना आ रहा हो कि हाँ सर सिलेबस में। जी। सर पहले का पीडीएफ सर डाल दीजिएगा। ग्रुप में तो सभी पीडीएफ मैंने डाल रखी है। मैं सर बाद में जुड़ी हूँ। अच्छा, चलिए, मैं क्या करूँगा ना, एक पीडीएफ ऐसे बनाऊंगा, मास्टर पीडीएफ जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, जितना भी अभी पढ़ा दिया है, सबको मैं एक में करके दे दूंगा। अगर आपको यस लगे कि सर। एक में पढ़ लेना, ठीक है ना, तो एक में ही यस करूंगा। सर। तो सब लोग के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को ढूंढना पड़ता है। मैंने तो सोचा था पूरा का पूरा एक, जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक को एक मर्ज कर दिया जाए, और मर्ज करके फिर उसको आप जब भी ये पढ़ना चाहो, चाहे वो आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ना, चाहे हार्ड कॉपी पढ़ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। सर यस एक सर। चीज और है सर छोटी सी। जी। तो जो टॉपिक आपने इसे पहला पढ़ाया था वो हम ज्वाइन नहीं किए थे, तो रैपिड उसका बता दीजिएगा रिवीजन थोड़ा सा। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक का। जी सर। एक बार कोशिश करिए, आप देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं, जी सर। देखिए, रैपिड रिवीजन तो होगा, हर एक टॉपिक का होगा। ऐसा नहीं कि हम एक बार पढ़ा दिया तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब वो जैसे संडे का टाइम फ्री रहता है, संडे का, तो संडे के टाइम में हम क्या करेंगे, जितना भी पढ़े होंगे हर चीज का एक रिवीजन हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। मतलब संडे का ऐसा ही रखा जाएगा कि ताकि हम थोड़ा सा उसपे जितना भी पढ़ा हो उसको रिवीजन के साथ पढ़ें। जो भी हमने पढ़ लिया, जो हमें नहीं समझ में आया, थोड़ा स्पीड रहेगा, क्योंकि भाई आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा है, तो हर एक चीज बताना कोई पॉसिबल नहीं होगा। मगर जो चीजें इंपॉर्टेंट लगेगी हम उस चीज को वहां पे बताते चलेंगे। बट मैंने क्या कहा, जो एक बार जो टॉपिक है वो वीडियोस पढ़ी हुई है, वीडियोस एक बार जरूर देखिएगा। लगता है कि थोड़ा सा फास्ट करना है तो दो पे कर दीजिए, दो पे करके आराम से 1 घंटे, जो 1 घंटे की वीडियो होगी आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। बट समझने के साथ साथ ऐसा नहीं कि आपको देखना है पूरी, समझते चलिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आता वहां पे थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, जहाँ पे समझ में आता है उसको थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका वो रैपिड रिवीजन ही रहेगा, और हर एक चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जी आप पीडीएफ निकालो, पीडीएफ में करो, क्वेश्चन आंसर करवा ही रहा हूँ, क्विज का जो पीडीएफ होता है वो भी मैं दे दे रहा हूँ। ऐसा कुछ बच नहीं रहा है कि जो, मतलब कि जो संभावना होनी चाहिए ना मिल रही हो, हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और क्विज की थैंक यू बात सर सर। रही तब बुक क्वेश्चन, लेने का जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो मत लीजिएगा, और लूसेंट का मत लीजिएगा, नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग लूसेंट, लूसेंट यस नहीं सर। पढ़ पाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस जो बताता है, मैं खुद नहीं पढ़ पाता उसको, मतलब है बहुत पतली सी, मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर चीज एक ही जगह दे रखा है वो, आप ये पढ़ोगे तो वो भूल जाओगे, ठीक है ना, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हर एक चीज, अब पीडीएफ दिया है, हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक दिया है, कम से कम आप वहां से, और जो भी पीडीएफ वगैरह दे रहा हूँ ना उसको एक जगह एक आप प्लेलिस्ट उसकी बना लीजिएगा। जो भी पीडीएफ हो, ऐसा नहीं कि आप किसी भी जगह रख दो वो ढूंढते रह जाओगे, एक अलग से उसकी, चाहे फोन में रखा हो कहीं भी रखा हो, तो उसका एक प्लेलिस्ट बनाते चलिएगा। भाई हमने जियोग्राफी पढ़ा ना, जियोग्राफी का एक फोल्डर बना के उसके अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ उसका नाम लिख के रख दीजिए। अगर मैंने तो वैसे हर एक टॉपिक का नाम लिख रखा है, बट आपको आसान लगे, आपको किस तरीके से ढूंढने में तकलीफ ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप रख दो भूल जाओ कहाँ है कहाँ नहीं। तो ये रहेगा ना आपको कि जब भी पढ़ना होगा हमने वहां देख लिया, और नोट्स बना लिया, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इतना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना तभी कुछ हो पाएगा। आप सोचो कि हम बहुत सारी किताब खरीद लें, बहुत जगह पढ़ लें, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो फोकस करिए, हमारा जो सिलेबस है, फोकस करिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसी पे ही थोड़ा सा कंसंट्रेट है। जितना भी क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन कराएंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बट क्या है कि पढ़ना है आपको, थोड़ा सा लगना पड़ेगा कि भाई, अगर मतलब एक समझा जाए तो आपका ये कैंडिडेट का ही सवाल है भाई, लगभग लगभग कुछ लोगों के लिए तो ऐसा होगा कि हो सकता है कि उनका लास्ट अटेम्प्ट है वहां पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो 2022 में कहीं ना कहीं 71 नंबर से आधे नंबर से रह गया, जो कुछ लोग मेरिट में पहुंचने के बाद भी बाहर चले आए हूं, तो वो चीजें मैं समझ सकता हूँ कि भाई किसी ने डिग्री करा लिया और डिग्री के बाद अगर उसका नहीं हो पाता है तो मतलब उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। तो बट ये मान के चलिए कि भाई हमारा ये सभी लोग हमारा ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद हमें यूपीटीजी की तैयारी ना करनी पड़े। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि जिन्होंने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, जिन्होंने लगा कि हम पढ़ना चाहिए और हम निकाल लेंगे, तो उनके लिए तो भाई बहुत प्लस पॉइंट है और वो सिलेक्शन लेके रहेंगे। अब था क्या, इसके पहले 125 जब था क्वेश्चन, तब क्या था कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी वहां पर, बट अब क्या है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कितनी 1/3, बहुत बड़ी बात होती है 1/3। तो यहाँ पे कोई तुक्का नहीं मार पाएगा, और जो तुक्का मारा वो नीचे चला होगा। तो इसलिए उतना ही करना है, उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जितना हमें आता है, उससे ज्यादा नहीं करना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपका फिजिकल एजुकेशन के जो प्रश्न आए वो मीडियम टू हार्ड हो सकता है, मगर इजी टू मीडियम नहीं होने वाला है, समझ रहे? हम ये कहते हैं कि 80% आपका मीडियम आएगा और 20% तो आपका टफ होने वाला है, टफ होने वाला है। ऐसे केस में आपका ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, जो 20 क्वेश्चन होंगे ये टफ नहीं होंगे, ये इजी टू मॉडरेट मिलेंगे आपको। बट यहाँ पे कहीं इजी पूछ लिया, यहाँ पे अगर इजी पूछ लिया तो यहाँ पे टफ होने के पूरे चांसेस है, इतना मान के चलिएगा। मतलब एक टॉपिक तो ऐसा रहेगा कि जो आपके लिए कांटा बनेगा, रास्ते का कांटा कोई एक चीज बनेगा, चाहे ये बनेगा चाहे ये बनेगा। तो दोनों तरीके से हमको भाई तैयारी करनी है। फिजिकल एजुकेशन भी इस तरीके से तैयार करना है, जो क्वेश्चन पूछे गए कोई बाहर न जाए, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाए वो भी बाहर नहीं जाना चाहिए कि भाई हमने पढ़ा है और इस क्वेश्चन का हमें आंसर आता है। और तुक्का मारने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिएगा। तुक्का तब मारिएगा जब आपको दो ऑप्शन या दो ऑप्शन में जब आपको लगे कि ये होगा या तो ये होगा, वहां से। बट आपको बिल्कुल नहीं आता है तो हवा में तीर मत मारिएगा, नहीं तो फिर आप बहुत पीछे हो जाओगे। उतना ही करिएगा जितना आ रहा है, ठीक है? चलो, तो ये हमारा हो गया भाई जीएस का सिलेबस। अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सब क्लियर है। 20 क्वेश्चन होंगे, 1/3 माइनस मार्क होंगे, पूरे के पूरे यहाँ पे टॉपिक आपको दे दिए गए हैं। क्लियर? आगे बढ़े तो चलिए, तो हमारा तो भाई ये बात हो गई सिलेबस की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक जो हमने पढ़ा था, जैसे अभी आपने कहा रहिए जिनका बेहतर तरीका, तो एक तरीके से वही करना था, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया था, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है? वो हर एक टॉपिक से मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 100 क्वेश्चन है, और सभी लोग उसका आंसर यहाँ पे करेगा, ठीक है? ये बताइए कि कितने छोटे थे वो, ये क्लियर आ रहा, ताकि थोड़ा सा मैं ठीक है। ये क्लियर है अभी? सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा सर बड़ा कर दीजिए। अभी बताइएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक? चलिए। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है भाई? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पूरा एरिया कितना है भारत का? क्या होगा? ए 30.87 लाख वर्ग किलोमीटर,
या फिर कहा गया 31.87 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,87,000 और 30 इसका राइट हो जाएगा। टोटल कितना बताया था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, पूरा इतना था। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, पूरा नहीं पूछेगा तो वो किसी मतलब दूसरे या तीसरे डेसिमल तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? किस देशांतर पर? 75 डिग्री, 30 मिनट, 80 डिग्री, 30 मिनट, 82 डिग्री, 30 मिनट। बी सही है सर। बी कैसे होगा भाई? 82.5 होगा ना, 82.5 डिग्री। ये तो 80.5 है, ये 80.5 है, 82.5 डिग्री, ठीक है ना। सी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। क्लियर? चलिए भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या फिर कैमोरिन? बहुत बड़े। क्या हो जाएगा भाई? इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सबसे दक्षिणी की बात हो रही थी, मैंने बताया था इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो सबसे दक्षिणी पूछा जाता है, और अगर एक पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, ठीक है ना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, ये भारत वाला जो प्रायद्वीपीय भारत था, यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट होता है दक्षिण में, साउथ में, जो कि तमिलनाडु में है, और वो कौन सा एरिया है? कन्याकुमारी। जब मुख्य भूमि की बात करेगा, क्योंकि मुख्य भूमि भारत का यही है, और ये इंदिरा पॉइंट जो है ये हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर स्थित है, ठीक है। तो जब पूछा जाए भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, तब होगा इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि पूछा जाएगा तब होगा कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई लगभग कितनी है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 बी। क्या हो जाएगा भाई? 3214 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 3214। अगर यही पूर्व से पश्चिम पूछता, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम पूछता, तब क्या हो जाता? तब हो जाता 2933। हाँ। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो अभी मैंने बताया कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की मतलब जो उत्तरी है, पूरा का पूरा जो आपका गुजरात से लेके आपके पश्चिम अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो समुद्र से नहीं लगा हुआ, वो टोटल कितनी लंबाई है भाई? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा, क्या होगा?
सी सही है सर। नहीं समझिए, वैसे मैंने उसके पहले बताया था। माइक ऑफ। मुख्य भूमि में पूछा जा रहा है, पूरा का पूरा जो भारत है ये पूरा ऊपर से ये जिस तरीके से भारत समझ लीजिए, ये मुख्य भूमि है। यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप, ये टोटल हो जाता है। पहले होता था मुख्य भूमि में, कब होता था 71, और इसको इसको मिला लिया जाता था, तब होता था 75 से 16 किलोमीटर। बट अभी जो क्वेश्चन बनेगा आपसे, अभी जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो क्वेश्चन यही बनेगा कि टोटल लंबाई कितनी होगी भारत की, कुल तो टोटल क्या पूछेगा। यहाँ पे जो मुख्य भूमि लिखा है ना, ये नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कहा जाए कि बदलाव आ रहा है इसमें। जो हमारा तटरेखा था ना जी, ये तटरेखा था, ये पहले थी टोटल कितना था 75 से 16 किलोमीटर, कितना था 75 से 16 किलोमीटर। बट अभी जो सर्वे हुआ था उसमें दिखाया गया कि 11,098 किलोमीटर, कितना 11,098 किलोमीटर। तो इस चीज को याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में किसी एक परीक्षा में पूछा गया था, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना, 11,098 किलोमीटर। भारत को श्रीलंका से कौन सी खाड़ी, सर जी इसका पीडीएफ बाद में मिल जाएगा, नहीं उतार पाओ तो। आप पीडीएफ में तब दीजिएगा, तब आपको मिल जाएगी भाई, ग्रुप में आपको हाल मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ का फुल शाम को डाल देता हूँ, क्लास के वीडियो शाम को ही डाल देता हूँ, ताकि जिन्होंने क्लास नहीं मेरे बार बार कहा, आप ग्रुप पे सभी लोग एक्टिव रहिएगा, जीकेएस वाले ग्रुप पे एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं पता लगा कि एक हफ्ते बाद देखकर क्या है। चलिए माइक ऑफ करिएगा। तो भारत को श्रीलंका से श्रीलंका कौन सी खाड़ी अलग करती है, माइक ऑफ करिए भाई, किसी का माइक ऑफ नहीं। हाँ तो क्या हो जाएगा भाई, श्रीलंका से कौन अलग करता है, वो है मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी। अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये एक ये चैनल है ना, ये जल संधि है, जो ये जल संधि है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। और इसी पाक जल संधि पे क्या है भाई, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, क्या है, मन्नार की खाड़ी। खंबाती खाड़ी आपको पता है, बंगाली खाड़ी पता है कि नहीं, बंगाली खाड़ी आपके पूर्व में है, और पश्चिम में क्या है, खंबाती खाड़ी है। और कच्छ की खाड़ी कहाँ है, जब आप गुजरात वाला हिस्सा देखोगे ना, इस तरीके से ये वाला हिस्सा होगा, ये तो अंडर वही है, क्या है, कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना, और उसी के नीचे खंबाती खाड़ी बोलेगी आपको। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा भाई, वो है आपका राजस्थान। क्या है, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। देखिए, और सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा भाई, सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा भाई, वो है गोवा, ठीक है ना, गोवा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, और वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, क्या हो जाएगा, वो है लद्दाख। क्या है भाई, वो आपका है लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख। केंद्र शासित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, लद्दाख हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से
लद्दाख। दिल्ली की बात करते हैं तो ये जनसंख्या में, ठीक है ना, ये जनसंख्या में, जनसंख्या सबसे अधिक यहाँ पर है। केंद्र शासित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? दिल्ली में। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। हाँ, कितना? 8 राज्यों से होकर, ठीक है। कितने राज्यों से गई? वो है 8 राज्य। बताया था ना इसके बारे में, गुरा मत्स्यजा पत्रिम, गुरा मत्स्यजा ये याद रखिएगा। 8 गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत के नियंत्रण में कौन सी है? भारत के नियंत्रण में मतलब क्या कि भारत पे जिसका अधिकार है, भारत पे जिसका अधिकार है, क्या होगा? बहुत K2 देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे, समझिए भारत के नियंत्रण में कौन सी है, मतलब जिससे पूरा का पूरा भारत का नियंत्रण हो, पूरा भारत का कैसे, हाँ ये भारत का जो कंचनजंगा है ना, वो आपका कहाँ है? वो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। किंतु कोई भाई विवादित एरिया है नहीं। बट K2 की बात करते हैं तो ये POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि भारत और पाकिस्तान के साथ विवादित एरिया है, ठीक है ना। तब इन्होंने जब लिख दिया ते नियंत्रण है, तब वो क्या हो जाएगा? तब कंचनजंगा होगा, ठीक है ना। कुछ बोलते हैं इसको, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, कुछ बोलते हैं कंचनजंगा को, भारतीय सुरक्षा रेखा, सुरक्षा कुछ था, भारत की कुछ सुरक्षा रेखा, सुरक्षा तंत्र कुछ था इसका, कंचनजंगा को भारतीय रक्षा रक्षा कुछ था कि ये रोकिए मौसम को। ध्यान भूल गया, सर नहीं आ रहा है सर। देखते देखते उसको, ठीक है ना, ध्यान मुझे भी नहीं आ रहा खड़ा। चलिए, तो ये क्या हो गया? पूर्ण तरीके से भारत में है और K2 जो है POK में है। अब क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस तरीके से मिलता है, जब पूछा जाए भारत में, ठीक है ना, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित, तो भारत में कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। और जब भारत की पूछी जाए, क्या पूछा जाए? भारत की, उस केस में क्या होगा? K2 होगा। क्या होगा? K2। तो में रहेगा तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। की रहेगा तो हो जाएगा K2। की मतलब के, की मतलब के, K2, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। की मतलब के, K2 हो जाएगा। और ये K2 की बात करते हैं ना, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विश्व की? वो है माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में है क्या? एवरेस्ट है। क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट को ही सागर माथा कहा जाता है, एवरेस्ट को ही सागर माथा कहते हैं नेपाल। एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। नंदा देवी की बात करें, इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। कामेत की बात करें तो ये भी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा मैंने बताया सिक्किम में है, K2 जो है POK में। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? हिमालय की बात हो रही है। अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत? वलित पर्वत। हाँ, क्या हो जाएगा भाई? वलित पर्वत या माइक ऑफ कर लिया भाई।
वलित पर्वत मतलब फोल्डेड, क्या हो जाता है, फोल्डेड, ठीक है ना, फोल्डेड माउंट, एक के ऊपर एक इसकी लेयर जमी हुई है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वलित पर्वत। और कैसा वलित पर्वत है ये भी याद रखिएगा, नवीन वलित पर्वत है ये, कैसा है, नया है ये, कैसा है, नया है। हाँ 33 साल का हो गया। क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार या फिर दक्कन का पठार, जल्दी बताइए। पठार सब बता दिया ना, पठार तो सब बता दिया था भाई, कंफ्यूज हो रहे हैं। डी सही है सर, डी। डी। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा भाई, दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। बताया ना इस चीज को ना भाई, जब पठार मैंने बताया था आपको, बताया था ये प्रायद्वीप में है ना, पूरा का पूरा ये जो है, ये क्या है, पूरा दक्कन का पठार है ये क्या है, दक्कन का पठार कहलाता है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा दक्कन का पठार कहलाता है। और इसी के अंतर्गत मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसी में ही आता है, ठीक है। तो दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है भारत का। विश्व का सबसे बड़ा पठार पूछा जाए आपसे, वैसे विश्व तो अभी दिया नहीं है, विश्व के बारे में तो नहीं दिया, विश्व ज्योग्राफी। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पठार होगा वो तिब्बत का पठार होगा, तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार होगा तब पामीर का पठार होगा, पामीर का पठार ये ऊंचा है, जिसे विश्व की छत कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं इसको, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, क्योंकि सबसे ऊंचा है, सबसे हाइट है। और तिब्बत का पठार सबसे बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार होगा आपका। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है, इसके बारे में बताया था भाई, मैंने कहा था एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने कहा था उसको दोबारा देख लीजिएगा। पठार वगैरह, क्योंकि पठार कोई पढ़ता ही नहीं है, पठार कोई नहीं पढ़ता, मुझे पता है ना। तो पठार अगर आप जानना चाहते हो अच्छे से तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो फिर से पढ़ लीजिएगा, तब चीजें समझ में आएंगी। हाँ ये बहुत बड़ा हार्वी और मधी रहता है भाई, जो सबसे, हाँ पूछा गया किन चट्टानों से बना हुआ है, तो वो कौन सी चट्टान है भाई, आपकी बेसाल्टिक अग्नि चट्टान, बेसाल्टिक अग्नि चट्टान। इसको तो मैंने चट्टानों वाले पार्ट में ही बताया था, मैंने चट्टान वाले पार्ट में भी इस चीज को मैंने बताया था भाई, कि मैंने बताया था एक चीज, यहाँ पे ज्वालामुखी का जब ये फटा था तो ये इसी से निर्माण होता है पूरा का पूरा दक्कन का पठार। मैक्सिमम एरिया जो दक्कन पठार का वो किससे बनता है, बेसाल्टिक अग्नि चट्टानों, अग्नि चट्टान है, बाहर आया तो बेसाल्ट बन जाता। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, हाँ, भारत की बात हो रही है, थार का मस्टर। हाँ कनेक्ट कर जाता, ठीक है ना। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसके किसके बीच है, भारत पाक के बीच है, भारत और पाक के बीच। एक क्वेश्चन पूछा गया था कहीं पे भाई, मैंने एक से बताई थी आपको, थार मरुस्थल में विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास क्या होती है, थार के मरुस्थल के, थार के मरुस्थल में विश्व का सबसे अधिक जो जनसंख्या है यही पे बढ़ता है। मतलब कहा जाए कि जितने भी मरुस्थल है, कई वो सारा मरुस्थल, काला आग नहीं चाहिए, गोभी मरुस्थल है, इन सभी में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो यहाँ पे है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि थार मरुस्थल में कितने व्यक्ति, मतलब उनका घनत्व पूछा गया, तो पूछा गया रहेगा घनत्व, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। कितना व्यक्ति थे, 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर,
83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका जो घनत्व है, इसके क्षार मरुस्थल। क्षार मरुस्थल आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अच्छा, क्या मैंने सही कहा क्या कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जी? कोई बताइए हाँ या ना, यस और नो। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या सहारा मरुस्थल है? समझिए इस बात को। देखिए, अगर हम विश्व की सबसे बड़े मरुस्थल की बात करते हैं, मरुस्थल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वनस्पति ना हो, जीव जंतु बहुत कमी पाए जाते हैं, वनस्पति जहाँ पे उगती ना हो, जहाँ उगती हो। तो अंटार्कटिक की बात करें, किसकी? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक अंटार्कटिक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये तो सूखा मरुस्थल है, मतलब कहा जाए कि शुष्क मरुस्थल है। जो आपका सहारा मरुस्थल है वो कैसा है? वो शुष्क मरुस्थल है। बट अगर सबसे बड़े मरुस्थल की बात होगी तब हो जाएगा अंटार्कटिक, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक। इसी से याद रखिएगा। अब बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा कुछ। सहारा मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बहुत बड़ा। क्या हो जाएगा भाई? राजस्थान में, ठीक है ना। राजस्थान पे जो कहा जाए कि पूर्वोत्तर वाला, सॉरी पश्चिम उत्तर, यहाँ पे है राजस्थान में। किस तरीके से? तो ये वाला हिस्सा जो था, पश्चिमी भाग जो है, वो क्या कहलाता है? वो आपका थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, बहुत कुछ सोचना नहीं इसमें। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। सबसे बड़ा नदी बेसिन, नदी बेसिन भी सबसे बड़ा यही होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या हो जाएगा? नदी बेसिन। बेसिन का मतलब मैंने बताया था ना, बेसिन का मतलब ऐसी नदी जिससे मैक्सिमम गांव, मैक्सिमम क्षेत्र को पानी मिलता हो, ठीक है। इसकी कई सारी फायदे हैं। उन नदियों से मैक्सिमम हिस्से में पानी जाता है, चाहे वो यूपी हो, चाहे आपका बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी बहुत बड़ा। गोदावरी। हो जाएगा भाई, हो जाएगा भाई, गोदावरी। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए भाई। गोदावरी को ही क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, या इसी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? कमेंट करके बताइए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे, हैं? क्या हो जाएगा? वो है कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कुंचिकल जल। पश्चिमी घाट का सर्वोच्चम शिखर, पर्वत, पश्चिमी घाट, ठीक है ना। ये है पश्चिमी और ये है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में मैंने बताया था। पश्चिमी घाट को बोला जाता है सह्याद्री। क्या बोला जाता है? सह्याद्री। सह्याद्री, सह्याद्री। इसको बोला जाता है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी सह्याद्री है।
यहाँ पे पूछा गया पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेट्टा होगा, अन्नायुडी होगा, महाबलेश्वर होगा या फिर नीलगिरी होगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैंने कहा सह्याद्री है इसका नाम और इसका नाम महेंद्रगिरी है। डोडा बेट्टा होगा नहीं, अन्नायुडी होगी नहीं, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी जो है वो पश्चिम और पूर्व की घाटी जहां मिल जाती है वो नीलगिरी कहलाता है, तमिलनाडु में है। महाबलेश्वर क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट के बारे में पूछा गया, पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर है, ठीक है ना, कौन सी है? महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी आपको। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? हाँ बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा भाई? मासिंगम। मासिंगम, मासिंगम कहाँ है? चेरापूंजी में नहीं बताया था ना, इस चीज को ध्यान रखिए, पहले भी मैंने बताया। मासिंगम मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, बट अभी कौन सा है? वो मासिंगम। कौन सा है? मासिंगम। चलिए भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी आंध्र प्रदेश। गुजरात की। क्या हो जाएगा भाई? गुजरात। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, बार बार मैं बताता हूँ, इस सब चीजों को याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश दूसरी सबसे लंबी है, आंध्र प्रदेश दूसरी सबसे लंबी है, सबसे लंबी है गुजरात, ठीक है, गुजरात। भारत का सबसे लंबा बड़ा नदी डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया जाता है? भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, जिसका नाम है सुंदरबन। क्या नाम है भाई? सुंदरबन। एक चीज और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एलटी में पूछा गया था, एलटी 2000 अभी जो 25 का क्वेश्चन हुआ था, कृष्णा नदी से पूछा गया था। कृष्णा नदी से पूछा गया था, कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? आई थिंक नहीं था, कौन सा बांध है पूछा गया था। नागार्जुन। हाँ, नागार्जुन सागर, ठीक है ना, नागार्जुन। पृथ्वी की प्रकृति मुख्यतः किससे बनी है? मिट्टी से बनी है, चट्टानों से बनी है, जल से या फिर गैस से? चट्टानों से। चट्टानों हाँ, किससे बना भाई? वो चट्टानों से बनी है, ठीक है, किससे? चट्टान। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? भूआकृति विज्ञान, पेट्रोलॉजी, काल विज्ञान जिसे कहते हैं, जलवायु या फिर भूगर्भ नीति। क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर? शैल विज्ञान या फिर पेट्रोलॉजी, ठीक है ना, शैल विज्ञान या फिर पेट्रोलॉजी। चट्टानों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकारों में किया जाता है? चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान नहीं, चट्टान जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 या 5? 4। 4 कैसे हो गया? ओह, आग्नेय था, पहला आग्नेय था, दूसरा था अवसादी,
और तीसरा था आपका कायांतरित, कायांतरित या फिर रूपांतरित। ये नहीं था। अग्नि चट्टानों का निर्माण हुआ अग्नि से अवसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है? अवसाद के जमाव से, मैग्मा या लावा के ठंडा होने से, उच्च दाब से, या फिर अपरदन से। हाँ, क्या हो जाएगा? बहुत बने। जब ज्वालामुखी से मैग्मा वो लावा ठंडा हो जाता है तो इसी से क्या बनता है? आपका आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट या फिर संगमरमर? क्या होगा? क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो कैसा पत्थर है भाई? वो आपका आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। बेताइट किस प्रकार की चट्टान है? बेताइट आग्नेय है, अवसादी है, कायांतरित या फिर परतदार? बेसाल्ट जो बाहर आया था वही बेसाल्ट कहलाया था। भाई ज्वालामुखी जब फटा था, ऐसा ज्वालामुखी था, इसमें से जो मैग्मा था बाहर आया, यही बाहर आगे इकट्ठा हो गया, वही चट्टान क्या कह रही थी? बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, क्या थी? बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप मुख्यतः किस चट्टान से बना? क्वेश्चन रिपीट है, किससे बना भाई? बेसाल्ट चट्टान। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है? अंतर्वेदी है, बहिर्वेदी है, अवसादी है, कायांतरित? हाँ, वहां बने। क्या हो जाएगा भाई? ग्रेनाइट क्या थी? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर थी, तो क्या हो जाएगा? अंतर्वेदी। क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। ठीक है ना, इंटेंसिव या फिर अंतर्वेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर्वेदी। बेताल किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है? अंतर्वेदी, बहिर्वेदी, परतदार या फिर कायांतरित? बहिर्वेदी। दो क्या है? बहिर्वेदी। जो बाहर आया था वही तो क्या था? बेसाल था। जो बाहर आया था वही बेसाल था। क्या हो जाएगा? बहिर्वेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिर्वेदी हो जाएगा। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? मैग्मा से, अवसादों के जमाव एवं संघनन से, ज्वालामुखी के विस्फोट से, या फिर केवल ताप से? बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा भाई? बात हो रही है किसकी? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान मतलब परतदार चट्टान। क्या? परतदार चट्टान। अवसादों के जमाव से, अवसाद थे वो धीरे धीरे करके जमा होते गए, एक के ऊपर एक, मतलब एक लेयर बनती चली गई, उसी को क्या कहा गया? अवसादी चट्टान कहा गया। जीवाश्म सामान्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? जीवाश्म की बात करें तो किसमें पाए जाते हैं? जो परतदार होंगे उसी में जीवाश्म होंगे, जो परतों के अंदर दब जाते होंगे उन्हीं से क्या बनेगा? जीवाश्म बनेगा। ठीक है ना। तो क्या है वो? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों को ही क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान है? चूना पत्थर है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्नाइस है? तो क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। चूना पत्थर कैसा चट्टान है? हाँ,
ठीक है, चूना पत्थर आपका। कोयला किस प्रकार की चट्टान है भाई? कोयला, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? माधव, क्या होगा भाई? अवसाद भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जैविक तो होता ही है, ठीक है, क्या हो गया? जैविक होता है। कालांतरित चट्टानों का निर्माण किसके प्रभाव से होता है? रूपांतरित चट्टान जो होती है किससे होता है? भूगुण, ताप और दाब। बहुत अत्यधिक ताप और दाब जब पड़ता है किसी चट्टान पे तो उसका रूप बदल जाता है, रूप में अंतर आ जाता है, उसी को रूपांतरित कहते हैं। संगमरमर किस प्रकार का कालांतरित रूप है? संगमरमर किससे बना भाई? संगमरमर ग्रेनाइट से बना है, चूना पत्थर से बना है, शहर से या फिर बेसाल्ट से? संगमरमर बताया ना, संगमरमर व्हाइट होता है। अब इसमें से व्हाइट क्या दिखेगा आपको? चूना कैसा होता है? व्हाइट ही तो होता है। स्लेट किसका कालांतरित रूप है? स्लेट, स्लेट आपका है किसका हो जाएगा भाई? सेल का, ठीक है ना, सेल से बना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वार्टजाइट किसका कालांतरित रूप है? क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल या फिर बेकार? क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट, चूना पत्थर से ही क्या बना था? संगमरमर। क्या बना था? संगमरमर बना था। बेसाल्ट तो इसका आंसर होने वाला नहीं। सेल होता है ग्नाइस। सेल क्या होता है? ग्नाइस होता है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा भाई? बलुआ पत्थर। अरे अभी तो बता, पर चूना पत्थर से क्या बना था? संगमरमर बना था, ठीक है, क्या बना था? संगमरमर। चलिए एक दो क्वेश्चन और, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। 45 पूरा कर लेते हैं। 45। ग्नाइस किस प्रकार की चट्टान है? ग्नाइस, आग्नेय नहीं, अवसादी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कायांतरित, ठीक है, कायांतरित। निम्नलिखित में से सबसे कठोर चट्टान कौन सी मानी जाती है? सबसे कठोर, और सबसे कठोर कौन सी होगी भाई? आग्नेय चट्टान। अब इसमें से कौन सी आग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं, ठीक है, टाइम भी हो गया, टाइम भी हो चुका है, ठीक है। चलिए, भारत में ग्रेनाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? ईंधन में, भवन निर्माण में, बिल्कुल सही। भवन निर्माण में होता है क्यों भाई? किचन वगैरह में बताया ना, किचन की जो स्टेप वगैरह होती है उसमें आपको देखने को मिलता है। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। सर, ये बोलिए। सर, जो सर क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ दिया करिए, उसी में टिक लगा दिया करिए। क्वेश्चन आंसर में लास्ट में आंसर दे देते हैं, लास्ट में। नहीं सर, लास्ट में क्या होता है ना, फिर उसको पढ़ने में दिक्कत होता है सर, इसमें रहेगा तो जैसे सब देख देख के पढ़ना पड़ता है। मैं एक लिए देता हूँ ना, ताकि आप भी थोड़ा मेहनत करो, समझ में आए। सामने रहता है अगर हम क्वेश्चन का, हम लोग को सिर्फ फिजिकल में खुद ही उतना मेहनत करना है। देखिए मेहनत करने वाले हम, वो आपका मेहनत खराब नहीं जाएगा। हमने अगर आपको यही पे टिक लगा के दे दिया, ठीक है ना, आपको दिखेगा इसका आंसर यही रहता है, मगर वो दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा आप। बट अगर उस क्वेश्चन का आप एक बार पढ़ा आपने, आपको नहीं आता है, आप उसका तुरंत देख लीजिए नीचे आंसर,
उससे क्या होगा, चीजें आपकी क्लियर होती रहेगी। अगर सामने कुछ भी रखा रहेगा ना तो आदमी आलसी रहता है। पता नहीं कि आपको बना बनाया खाना मिलेगा तो आप कभी भी कोशिश नहीं बना करोगे बनाने की। तो इसीलिए उसको देखते ताकि आप थोड़ा मेहनत करो, ताकि वो दिमाग में आपके सेट हो जाए कि हाँ हमने ये चीज पढ़ी थी। अगर यहीं के रखा है तो ये भारत में ग्रेनाइट क्या करेंगे, तो हाँ भवन निर्माण होता है, आगे तुरंत बढ़ जाओगे आप। आपको लगेगा मैंने पढ़ा हुआ है, और जब आपको आंसर नहीं पता है तो कंफ्यूज नहीं होगे आंसर सही नहीं है गलत है। तब आप जाओगे देखोगे तब आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ ठीक है ना। क्या इतना करते हैं गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।